नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत हुई है तो देश में सियासी मुलाकातों की एक लहर सी चलने लगी है और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उन मुलाकातों की है जिनका विषय है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता की मास्टर की माना जाता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार जातीय इंजीनियरिंग पर जोर लगाकर यूपी के समीकरण अपने पक्ष में कर पाएगी, क्योंकि यूपी में विजय का पासवर्ड है जाति। इस पासवर्ड को डालते ही सत्ता की विंडोज यानी खिड़कियां खुलती चली जाती। इसीलिए बीजेपी यूपी में जाति वाला सोशल नेटवर्क बना रही है। पार्टी की रणनीति ऐसी है जिससे उसे तमाम जातियों से ज्यादा लाइक्स मिलें और राजनीति की दुनिया में लाइक्स का मतलब होता है वोट। 2 दिन में योगी की तमाम मुलाकातों और मंथन से क्या संकेत निकल कर आए हैं, ये आज हम डिकोड करेंगे। आधुनिक राजनीति में न कोई पक्का दोस्त होता है, न कोई पक्का दुश्मन। संबंधों और आस्थाओं की परिभाषाएं मौके के साथ बदलती रहती हैं। आज मुकुल रॉय ने फिर से अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी का दामन थाम लिया। उनके आने का सीन ऐसा था जैसे वो बीजेपी में घुट-घुट कर अपना राजनीतिक जीवन जी रहे थे। मुकुल रॉय की घर वापसी में ममता के लिए राजनीतिक बूस्टर था और इसका पूरा डेमो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति का ये यू टर्न भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र बताएंगे। अगर आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से परेशान हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं और ये कब घटेंगी, तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब हमारे विश्लेषण में मिलेंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कोवैक्सीन को दुनिया भर में अप्रूव करवाने की कोशिशों को झटका लगा है। अमेरिका के एफडीए ने कोवैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल की अर्जी को ठुकरा दिया है। अब अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मदद से कोवैक्सीन के फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए तीसरे फेज के फाइनल डेटा की जरूरत होगी। इस बीच भारत बायोटेक को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी की उम्मीद है। 20 जून तक कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का फाइनल डेटा भी आ सकता है। इसके बाद कोवैक्सीन की राह कुछ आसान होगी। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से। कहते हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली का दरवाजा है। जिसकी पकड़ यूपी में बन गई उसका दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच टकराव की खबरें आने लगी थी। आज इन अटकलों पर एक तरह से विराम लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। दरअसल इस बैठक को उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जातीय समीकरणों को साधने वाला माना जा रहा है। 2014 लोकसभा हो या 2017 का यूपी विधानसभा, गैर यादव ओबीसी का जातीय आधार रखने वाले दलों ने बीजेपी की राह आसान की थी। बीजेपी अपने उसी फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। इस समय यूपी में पार्टी की जातीय इंजीनियरिंग चल रही है। जब दिल्ली और लखनऊ के बीच बीजेपी की अंदरूनी सियासी खटपट शोर बनकर सुनाई देने लगे तो फिर मुलाकात महज औपचारिक नहीं कही जा सकती। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीर सामने आई। सवाल उठे कि क्या जिस खटास की चर्चा गर्म है, योगी उसमें मिठास की चाशनी मिलाने दिल्ली पहुंचे थे। बंद कमरे में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन कयास तेज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने आगामी यूपी चुनाव को लेकर गंभीर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक सामाजिक और जाति समीकरणों को साधने के लिए यूपी कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह देने पर बात हुई। योगी को विधायकों की नाराजगी दूर करने को कहा गया। सुपरफास्ट वैक्सीनेशन पर जोर देने और उसे जमीन पर उतारने को कहा गया है। गरीब कल्याण और विकास योजनाओं को राज्य में जल्द से जल्द पूरा करने पर बात हुई। समझ लीजिए कि इन मुलाकातों के बाद जब योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय प्लान का ब्लूप्रिंट साथ होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी यूपी में 2022 की चुनावी लड़ाई जीतना चाहती है और वो भी कहीं बड़े बहुमत से, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां हैं।
हाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे, जिनमें अयोध्या तक में बीजेपी को हार मिली थी, कोरोना की दूसरी लहर की भीषण त्रासदी और लोगों में नाराजगी, पश्चिमी यूपी में किसानों का विरोध और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के दम पर विजय की कोशिश नाकाम होने से पार्टी को झटका लगा है। और जब विश्वास डगमगाता है तो फिर युद्ध स्तर पर डैमेज कंट्रोल होता है। बीजेपी इसी मोड में है। पार्टी का जोर सोशल इंजीनियरिंग पर है। बीजेपी से नाराज चल रहे समुदायों और उनके नेताओं को मनाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए 2017 के चुनावी नतीजों को देखना जरूरी है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 325 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली थी। इस जीत में ओबीसी वोटर, जिनकी तादाद 41.5% है, उनकी सबसे अहम भूमिका थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ओबीसी वोटर 145 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी 21% दलित वोटरों को भी साधने में लगी है। दलित वोटर यूपी में 100 सीटों पर असर रखते हैं। बीजेपी ने कुर्मी समुदाय से ही स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो मौर्य समाज के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक सरकार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में ओबीसी मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधित्व भी है। यानी बीजेपी ने ओबीसी वोटरों पर सीधा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी संसद की 73 सीटों तक पहुंची, विधानसभा की 325 सीटों तक पहुंची, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ओबीसी वोट बैंक का है और उनकी एक साथ एन ब्लॉक वोटिंग की है। अखिलेश यादव के वोट बैंक को छोड़ दें तो पूरा का पूरा ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के पीछे गोलबंद नजर आया। और यही बात दलित वोट को भी लेकर रही। जब मायावती के वोट बैंक को छोड़ दें तो दूसरी दलित जातियों ने बीजेपी को जमकर समर्थन दिया। अपना दल एस और निषाद पार्टी यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल हैं। सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी बहराइच से बलिया तक असर रखने वाले राजभर समुदाय को साधने और योगी से रूठे ओपी राजभर को वापस अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस कोशिश को झटका तब लगा जब राजभर ने साफ कह दिया कि डूबती नैया की सवारी वो नहीं करने वाले। अगर आज राजभर साहब ने कहा कि डूबती नाव पर हम नहीं जाएंगे, अनुप्रिया पटेल जी चली गई, आज स्थिति ये हो गई है कि कोई बड़ी जाति का नेता या छोटी जाति का नेता कोई भी अगर इनकी वकालत करेगा और 4.5 साल बाद करेगा तो लोग बोलेंगे आज अनुप्रिया पटेल जी आप तो मंत्री बन गई, 4.5 साल हमारे बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों का क्या हुआ। ऐसा नहीं इनको अगर वो साथ नहीं लेगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी या बीजेपी की स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। लोअर ओबीसी को भी वो लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर ओबीसी की हम बात करें तो यादव जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप को ही उन्हें तलाश करनी होगी और उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यूपी में सवर्ण जातियों का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता रहा है। 20% जनसंख्या वाला ब्राह्मण वोट 60 सीटों पर असर रखता है। 15% ठाकुर वोट 85 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। यही वजह है कि बीजेपी सवर्ण वोटरों को भी साधने में लगी हुई है। इन सभी कोशिशों के साथ बीजेपी जीत के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को फिर प्रोजेक्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी के नाम पर पिछली बार तमाम जाति समीकरण ध्वस्त हो गए थे और महागठबंधन चारों खाने चित हो गया था। ओबीसी का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिलता रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं। और उसके बाद बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया तो ओबीसी चेहरे के साथ साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ का प्रयोग किया और तभी से मोदी योगी का नाम एक साथ निकला। यह जरूर है कि पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में कई सवाल उठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी की इस मीटिंग के बाद एक बात और तय दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी भी एक बार फिर चुनाव में भी दिखाई देगी। यहाँ ये याद रखना होगा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व है और योगी उसके बड़े झंडाबरदार हैं। पार्टी पूरे देश में उन्हें इसी तरह प्रोजेक्ट करती रही है। हालांकि दूसरी लहर की तबाही के बाद बीजेपी कोई चांस लेने की मूड में नहीं है, क्योंकि यूपी को देश की सत्ता की मास्टर चाबी माना जाता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में फिर वापसी करने की है। उसकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और योगी आदित्यनाथ भी। 2014 से लेकर अब तक सभी बड़े चुनावों में बीजेपी ने यूपी में जीत दर्ज की है। 2017 में रिकॉर्ड जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाज के सभी वर्गों ने बीजेपी को वोट दिया। 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 84% अन्य सवर्ण, 23% यादव, 80% कुर्मी और कोयरी, 72% अन्य, 17% जाटव, 48% गैर जाटव, 8% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। यानी बीजेपी को ओबीसी, सवर्ण, दलितों के बड़े तबके ने वोट दिया। यही नहीं, यूपी में माना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बिल्कुल अलग अलग पार्टियों को वोट करते आए हैं, लेकिन ये 2019 लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। ये बिल्कुल नया ट्रेंड था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस ट्रेंड को दोहरा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। मसलन पार्टी में आपसी खींचतान चरम पर है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। पश्चिम यूपी में जाट समुदाय बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जो निराशा फैली है वो पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। 2017 में यूपी में बीजेपी में जो जनादेश मिला उसमें आम जनता और समर्थकों में डबल इंजन से कामकाज वाली उम्मीद थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ उन उम्मीदों को पूरा कर ले जाना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी छोटे दलों को साधकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। माना जाता है कि यूपी में किसी भी दल को चुनाव जीतने के लिए कुल वोटरों का 30% वोट मिलना जरूरी है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी एक जाति का वोट काफी नहीं होता। यही वजह है कि बीजेपी छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर इन छोटे दलों की ताकत समझें तो कुल जाट वोटर पश्चिम यूपी के 11 जिलों में 55 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनकी संख्या करीब 17% है। अति पिछड़े वर्ग की बात करें तो ये यूपी की 100 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करते हैं। इनमें मौर्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, बिंद और राजभर जाति के लोग शामिल हैं। यहां छोटी पार्टियों का महत्व बढ़ जाता है। ये पार्टियां जातियों पर प्रभाव रखती हैं और जिस बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं उन्हें इसका फायदा मिलता है। किसी सीट पर 4000 से 5000 वोट का स्विंग कई बार पूरे नतीजे को बदल देता है। बहुत सारे वोटर माहौल देखकर पाला बदलते हैं। ऐसे में छोटी पार्टियों को साध कर चलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब विश्लेषण की दिशा पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ते हैं, जहां बड़ा सियासी परिवर्तन हुआ है। 2017 में तृणमूल कांग्रेस में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकुल रॉय ने बीजेपी के लिए 3 साल तक बंगाल में माहौल बनाया, टीएमसी में तोड़फोड़ करके बीजेपी की ताकत बढ़ाई। आज उन्हीं मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। वो बीजेपी छोड़कर फिर से ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। बीजेपी में उनका दम क्यों घुट रहा था और उनकी अंतरात्मा ने उन्हें फिर से दीदी के पास कैसे भेज दिया, ये भी देखिए। सियासत में कब क्या हो जाए, कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए और दुश्मनी भूलकर फिर से दोस्त बन जाए, कुछ पता नहीं होता। ये तस्वीर इसका ताजा उदाहरण है। 2 महीने पहले तक बीजेपी की आंखों के तारे मुकुल रॉय अब अपना राजनीतिक नक्षत्र बदलकर ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं। यानी ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोसने के दिन पूरे हुए और मुकुल रॉय टीएमसी के मंच पर कमल की तरह खिल गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बंगाल में बीजेपी का चुनावी सपना टूटने के 40 दिन के अंदर मुकुल रॉय का मोहभंग हो गया। वो बीजेपी में घुटन महसूस करने लगे। वहीं ममता बनर्जी ने इसे मौके की तरह लिया। कहा, अभी तो शुरुआत है, आने वाले अभी और भी हैं। बीजेपी बंगाल में ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिरेगी। What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. सवाल उठता है कि जिन मुकुल रॉय ने टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो आखिर यू टर्न लेने को मजबूर क्यों हुए? जानकार बताते हैं कि बीजेपी में उनकी घुटन की असली वजह शुभेंदु अधिकारी है।
बीजेपी में चुनाव से ठीक पहले आए शुभेंदु अधिकारी का कद तेजी से बढ़ा और नंदीग्राम में ममता को चुनावी मात देने के बाद तो पार्टी ने उन्हें बंगाल में नेता प्रतिपक्ष तक बना दिया। अब मुकुल रॉय शुभेंदु के बढ़ते कद और खुद की घटती राजनीतिक हैसियत से बुरी तरह नाराज चल रहे थे। तृणमूल में आज उनके घर वापसी के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में मुकुल रॉय को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने, और इस वक्त जब चुनाव खत्म हुए, चुनाव से पहले जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का एंट्री हुआ पार्टी में और उसके बाद बीजेपी के आला कमान ने शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया बंगाल बीजेपी के मुख्य चेहरे के तौर पे, उससे मुकुल रॉय को यह लगने लगा इस पार्टी में उनका ज्यादा अस्तित्व नहीं है। मुकुल रॉय की नाराजगी को लेकर कोलकाता में पारा गर्म था। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय से मिलने उस अस्पताल पहुंचे थे जहां उनकी पत्नी भर्ती थी। इसके बाद खुद पीएम मोदी ने भी मुकुल रॉय से फोन पर बातचीत की और उनकी बीमार पत्नी का हालचाल जाना, लेकिन तब तक मुकुल रॉय की अंतरात्मा उन्हें वापस टीएमसी की तरफ जाने के लिए कह चुकी थी। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কিন্তু আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. एक समय तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तब बंगाल में बीजेपी का राजनीतिक आकार 3 सीट का था। इन 3 वर्षों में मुकुल रॉय ने टीएमसी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के लिए टीएमसी में तोड़फोड़ की सारी इंजीनियरिंग में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है। ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी से मुकुल रॉय के समर्थकों का जत्था घर वापसी कर सकता है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो एक शास्त्र लागू होता है वो है अर्थशास्त्र, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 शास्त्रों पर आधारित होती हैं। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा राजनीति शास्त्र। और अब हम इन दोनों शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। शुरुआत राजनीति शास्त्र से करते हैं। कांग्रेस ने आज देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को आक्रोश दिवस का नाम दिया था। कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के पास अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक समेत कई बड़े राज्यों में बैलगाड़ी चलाकर अपना विरोध जताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने का आरोप लगाया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को पिछले काफी समय से हैरान परेशान किया हुआ है। कांग्रेस को इसमें अपने लिए मौका नजर आता है और वो अपना राजनीतिक टैंक फुल करवा लेना चाहती है। वैसे टैंक फुल करवाना आजकल बहुत महंगा है। आपको तेल के बढ़ते भाव का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। 2021 में अब तक तेल की कीमतें 48 बार बढ़ी हैं। इस दौरान पेट्रोल 12 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है। मई में कुल 16 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं जून में अब तक 6 बार दाम बढ़ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत शतक जड़ चुकी है। मई की शुरुआत से लेकर अब तक देश में पेट्रोल का दाम 5 रुपए 25 पैसे और डीजल का दाम 5 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल अब 101 रुपए में बिक रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 85 पैसे। तो अब यक्ष प्रश्न यह है कि तेल के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं। इसके अर्थशास्त्र का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन पहले तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति शास्त्र पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से विपक्ष के सीने में राजनीतिक जलन तब भी थी, अब भी। तेल के दाम में हुए इजाफे के आधार पर विपक्षी गुस्से की मात्रा में उतार चढ़ाव तब भी, अब भी। तेल की कीमत बढ़ने पर एक से बढ़कर एक तरीकों से विरोध का इजहार तब भी, अब भी। कांग्रेस जब आज देश भर में तेल की कीमतों में लगी आग के खिलाफ अपने राजनीतिक शास्त्र का प्रदर्शन कर रही थी, तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। जिस तरह आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसी तरह कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दिलों में भी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन जीवी हो जाने की आग धधकती थी। राजनीति शास्त्र कहता है कि तेल की कीमतों के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है, और राजनीति शास्त्र का ये नियम सार्वभौमिक है, तब भी और अब भी। स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो, महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। तो विपक्ष में रहते हुए तेल की कीमतों पर राजनीति शास्त्र के जिस नियम का पालन करते हुए बीजेपी इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताती थी, उसी नियम का पालन आज बतौर विपक्ष कांग्रेस भी राजनीति शास्त्र के एक अच्छे शोधार्थी की तरह कर रही है। तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार यानी महंगाई की सरकार। तेल के राजनीति शास्त्र के जिस चैप्टर को आज कांग्रेस फॉलो कर रही है, उस चैप्टर को बीजेपी 2014 में ही क्लोज कर चुकी है। लेकिन बात निकली है तो फिर 2014 से पहले भी जाएगी, और उस वक्त तेल के दामों से आज के दामों की तुलना भी की जाएगी। सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 से 72 रुपए के बीच। आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल बीत गए हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल के आसपास हैं, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से पार जा चुकी हैं। अब इसे क्या माना जाए, तेल की कीमतों का अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के विचार सुनिए, शायद कुछ समझ में आए। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम इन दिनों में बढ़ी है। इसकी एक मूल कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दाम 70 के ऊपर जा चुका है। उसकी सीधा सीधा नकारात्मक इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर आती है। भारत अपनी रिक्वायरमेंट की, आवश्यकता की 80 भाग इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये राजनीति शास्त्र जो कहता है कि विपक्ष का दायित्व तेल की कीमतों पर विरोध करना है और सत्ता पक्ष का दायित्व तेल की बढ़ती कीमतों का बचाव करना। लेकिन जनता का दायित्व है कि वो सवाल पूछे, क्योंकि जनता जब पूछती है कि क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, तो जवाब ये मिलेगा। मई 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 3.5 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यानी सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने से लेकर
जनता तक महंगा तेल पहुंचाने तक तेल का खेल कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर इस पर लागू हो जाता है राजनीति शास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल और बाकी की कीमत है वो तो आप जानते हैं। कितनी बार पेट्रोल का दाम कम हुआ है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ, डीजल का दाम भी कम हुआ है, वो भी दर्जनों बार हुआ है पिछले 4, 5, 6 वर्षों में। लेकिन थोड़ा मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना है कि वैट राजस्थान में हाईएस्ट है, अब महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब के डिटेल्स मेरे पास हैं, तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड पॉइंट तो अपनी जगह है, थोड़ा अपने प्रदेशों से वैट को तो कम करवा दें, तो राहत तो मिलेगी ना। हाँ, पेट्रोल डीजल का अर्थशास्त्र कहता है कि उसकी कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की मंशा पर भी आधारित है, और सरकारों की मंशा जनता की परेशानियों से ज्यादा अपने राजनीतिक नफे नुकसान से तय होती है। ये तब भी होता था और अब भी हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तेल की कीमतों के राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर आपने देखा, उससे आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए होंगे कि अगर 2014 के मुकाबले अभी क्रूड ऑयल की कीमतें कम हैं तो आपको पेट्रोल डीजल महंगा क्यों मिल रहा है। इस सवाल का जवाब आपको राजनीति शास्त्र की किताब में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको तेल की कीमतों का अर्थशास्त्र समझना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में तेल की कीमतें निर्धारित कैसे होती हैं। 2010 में पेट्रोल की कीमतों से सरकार का नियंत्रण हटा दिया गया था। इसके बाद 2014 में डीजल की कीमत से भी सरकारी नियंत्रण हटा लिया गया, यानी भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। कीमत तय करने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों का बड़ा रोल होता है। तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की 15 दिनों की औसत कीमत और डॉलर के मूल्य के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार क्रूड ऑयल सस्ता होने पर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। पर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव सिर्फ अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं होता, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वित्त वर्ष 2014 में जब क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल था तब पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, और अब जब क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल है तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए लीटर को भी पार कर गई हैं। तो अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा कैसे। तो चलिए आपको समझाते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद, पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी के बावजूद केंद्र सरकार की कमाई बढ़ी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। पिछले साल मई में केंद्र सरकार ने आखिरी बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। उस वक्त केंद्र ने 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 22 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 18 रुपए 80 पैसे से 31 रुपए 80 पैसे बढ़ा दी थी। सरकार तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना भी है। इसके जरिए सरकार को मोटी कमाई होती है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला तब लिया था जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने की वजह से 2017-18 और 2018-19 में सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई घट गई थी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने 2020-21 के 9 महीने में ही, यानी अप्रैल से दिसंबर तक ही 2,35,000 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2019-20 की तुलना में करीब 6% ज्यादा है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने कोरोना के समय में लॉकडाउन के दौरान भी 2019-20 में पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के जरिए 2,23,000 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4% से भी ज्यादा थी। सरकार को तेल की कीमतों से कमाई का यह आंकड़ा सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा है। केंद्र की तरफ से और भी कई टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाए जाते हैं जिससे उससे कमाई होती है। लेकिन तेल पर टैक्स सिर्फ केंद्र सरकार नहीं वसूलती, बल्कि राज्य सरकारें भी वैट और सेल्स टैक्स वसूलती हैं। जाहिर है ये भी जनता से ही लिया जाता है। तो क्या तेल की कीमतों में इजाफे से राज्य सरकारों की कमाई भी बढ़ी है? इसका जवाब है नहीं। कोरोना के समय में पेट्रोल डीजल कैसे राज्य सरकारों की कमाई घट गई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकारों ने वैट नहीं बढ़ाया है, लेकिन 2020-21 के 9 महीनों में राज्य सरकारों की कमाई 2019-20 की तुलना में 32% से ज्यादा कम हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2020 तक राज्य सरकारों को 1,35,000 करोड़ की कमाई हुई थी। 2019-20 में राज्यों को 2 लाख करोड़ की कमाई तेल पर टैक्स से हुई, यानी पिछले 2 सालों से पेट्रोल डीजल पर वैट और सेल्स टैक्स से राज्यों की कमाई में नेगेटिव ग्रोथ हुई। अब पेट्रोल डीजल से मुनाफा कमाने वालों में
तीसरा नंबर आता है तेल कंपनियों का, जिनको तेल की बढ़ती कीमतों से जबरदस्त मुनाफा हुआ है। देश में 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन तीनों ही कंपनियों का मुनाफा पिछले 1 साल में बढ़ा है। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेते हैं। मार्च 2020 में कंपनी को 5,000 करोड़ से ज्यादा घाटा हुआ था, लेकिन मार्च 2021 में 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। भारत पेट्रोलियम को भी पिछले साल मार्च में 1,300 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ था, जो मार्च 2021 में 11,940 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के महंगे होने की बात कहकर जब तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो सबसे ज्यादा घाटे में आम जनता होती है, क्योंकि पैसा उसकी जेब से जाता है, जबकि तेल कंपनियां और केंद्र सरकार की जेबें पहले से ज्यादा भर रही, और वो भी तब जब आम आदमी की कमाई 65 साल में पहली बार घटी है, जिसका जिक्र इसी साल फरवरी में आए आर्थिक सर्वे में हुआ था। उसमें कहा गया था कि 2019-20 में देश में हर व्यक्ति की औसतन सालाना कमाई 1,34,000 रुपए थी, जो 2020-21 में घटकर 1,26,000 रुपए हो गई। जाहिर है कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी की कमाई पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे में तेल के दाम घटाकर लोगों को राहत देने के बजाय अगर दाम बढ़ाकर अपना खजाना भरने का इंतजाम किया जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं कि कोरोना की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम घटाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं। सरकारों के पास, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम लोगों के पास एक दुविधा भी है। फिर मैं कहूं, देखिए 2020-21 और 21-22 ये जो प्रिडिक्ट है हम 21-22 की फर्स्ट क्वार्टर में हम लास्ट मंथ में है। अभी एक मूल सामान्य, अभी आमदनी कम है, खर्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हेल्थ सेक्टर की एक्सपेंडिचर बढ़ी है, वो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई उसकी शॉर्टकट नहीं है। अर्थनीति को गति देने के लिए अभी जैसे हमने कहा 24,000 करोड़ रुपए के हमने एमओयू किया है, तो हम प्रधानमंत्री जी के हाथ से पत्थर रखने के बाद काम ही शुरू करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तेल के दाम कम किए जाएं। लेकिन फिर सवाल यह भी पूछा जाता है कि चुनाव आते ही अचानक तेल की कीमतें स्थिर क्यों हो जाती हैं या कम क्यों होने लगती हैं, और चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ने क्यों लगती हैं। यही ट्रेंड हाल ही में बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। 26 फरवरी को 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होने के बाद 65 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। यहां तक कि 4 बार में पेट्रोल 77 पैसे, डीजल 74 पैसे सस्ता हुआ। लेकिन 2 मई को नतीजे आने के बाद 4 मई से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए और अगले 15 दिनों में पेट्रोल करीब 2 रुपए और डीजल 2.25 रुपए महंगा हो चुका था। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। देश में 2017 से पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना बदलाव का नियम लागू हुआ था। एक अनुमान के अनुसार तब से अब तक 10 में से 4 चुनावों के दौरान क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। देश का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बेहाल हो गया है। बिल्डर्स की संस्थाएं क्रेडाई का दावा है कि देश में बनाए जा रहे 95% प्रोजेक्ट्स में वक्त पर पोजेशन मिलना मुश्किल है। वहीं कोरोना में घरों की डिमांड घटने से इनकी कीमतों में भी गिरावट आई। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से रियल एस्टेट सेक्टर बेहाल हो गया है। रियल एस्टेट को हुए नुकसान का असर ग्राहकों तक भी पहुंचना तय है। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई का दावा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें आने वाले दिनों में 10% तक बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही 95% प्रोजेक्ट्स के पोजेशन में देरी भी आ सकती है। डेवलपर्स को कर्ज मिलने में दिक्कत आ रही है तो पुराना कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान के लिए क्रेडाई ने सरकार से स्टैंप ड्यूटी में छूट समेत कई तरह की रियायतों की मांग की है। क्रेडाई ने ये देखकर गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें स्टैंप ड्यूटी वेवर दिए जाए और जीएसटी में आईटीसी का हमको सुविधा मिलना चाहिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का हमको सुविधा मिलना चाहिए, एक रिवाइवल पैकेज आना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनना चाहिए। डेवलपर्स का कहना है कि घर खरीदार अब मकान लेने से बच रहे हैं। क्रेडाई के सर्वे में दावा किया गया है कि ग्राहकों की पूछताछ में 75% कमी आई है। 95% ग्राहकों ने घर खरीदने के फैसले को टाल दिया है। प्रॉपर्टी मार्केट का पैमाना बिक्री के साथ ही कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव भी है।
कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में भी रियल एस्टेट सेक्टर को मुंह की खानी पड़ी है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2021 में घरों की कीमतों में 1.6% की गिरावट आई है। इससे हाउसिंग प्रॉपर्टी के दाम में इजाफे के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 12 पायदान लुढ़क गई है। अब भारत ग्लोबल प्राइस इंडेक्स के मामले में 43वें पायदान से लुढ़ककर 55वें स्थान पर आ गया है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में इकोनॉमिक रिकवरी के बीच अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले सुधार देखा गया है। दुनिया के बाकी बड़े शहर जो हैं उनमें इतना ज्यादा असर कोविड का नहीं रहा था, सेकेंड वेव उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आई थी, जिस वजह से वहां पर ट्रांजैक्शन लेवल्स भी बढ़े और वहां पर प्राइसेस भी बढ़े हैं। इस वजह से जो बाकी शहर है वहां के प्राइसेस बढ़ने से वहां के उनका जो स्तर है वो बढ़ गया है और इंडिया में प्राइसेस मोर और लेस वहीं रहे हैं, घटे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है दर इसका स्थान जो है वो घट के 55वें नंबर पर आ गया है। To revive this market, some special package कुछ create करना पड़ेगा from the government's end, where restructuring of loans होना चाहिए, this is one of the options. The MCLR should go down so that home buyers are being affected and market will go up, and something in stamp duty rebate होना चाहिए। इस इंडेक्स में मौजूदा तिमाही में तेजी आ सकती है क्योंकि पिछले साल तो ये तिमाही लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन जिस तरह के हालात क्रेडाई की रिपोर्ट से सामने आए हैं उसे देखते हुए इंडेक्स में तरक्की करने से रियल एस्टेट का असल में कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए तो सरकार को ही राहत का पिटारा खोलना होगा, जिससे घर खरीदार वक्त पर गृह प्रवेश का ख्वाब साकार कर सके। आदित्य के राणा, आज तक।